रात के समय तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम तो चलने को तैयार हैं। तुम्हें डर लग रहा है तो बताओ। मेरा गांव है ये, मुझे क्यों डर लगेगा। ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन पिताजी को और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रेट, तो बताओ किस टाइम आ रहे हो? 12 बजे तक पिताजी और माँ दोनों सो जाएंगे। मैं उसी समय तुम लोगों को ले आऊंगा। हाँ सही है। ये कहकर अनुज ने उन्हें कमरे में छोड़ा और वहां से चला गया। ये क्या? हम तो उस मृत्युंजय अमृत के बारे में पता करने आए थे ना। अब हम ये राजमहल क्यों जा रहे हैं? अरे उसको सीधा पूछते तो उसे शक हो जाता ना। आज हम राजमहल चलते हैं और फिर कल उसे जंगल जाने को कहेंगे और वहां जाकर बातों ही बातों में उसे मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछेंगे। ये सही है। इस तरफ गांव के लोग मौसम के बदलती ठंड से बहुत हैरान थे। पुजारी बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जहां उसे काला अंधेरा इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा था। करीब 12 बजे जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे तो अनुज कमरे से निकला। अरे लगता है आ गया। इशिता ने उठकर दरवाजा खोला। हाय अनुज। तुम लोग तैयार हो? हाँ चलो, हम तो रेडी हैं। तो चलो। अनुज इनको लेकर घर से निकला और इन्होंने 2 गलियां पार कर ली थी। तुम्हारे गांव में हवा इतनी ज्यादा चलती है क्या? रोज तो नहीं चलती, लेकिन शहर की 2 लड़कियों के साथ लगता है उनके शहर का प्रदूषण भी आंधी के रूप में साथ आ गया। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक बड़े से राजमहल के सामने खड़े थे, जिसे देखकर मेघना को कुछ याद आने लगा। ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये है राजमहल, राजा सूरजभान का। वाकई में काफी आलीशान है। यह कहते हुए इशिता ने अपने कैमरे में उसकी एक फोटो ली। हमें खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा, इसका दरवाजा सालों से जाम है। ये तीनों एक खिड़की के रास्ते राजमहल में पहुंचे और वहां की हर एक चीज मेघना को जानी पहचानी लग रही थी। इस तरफ गांव में आंधी का बहाव बढ़ने लगा था। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। अरे ये आवाज तो निशिरमोलो। गांव के सभी लोगों के दिलों में खौफ उतर आया। उसी समय मुखिया के कमरे में गांव का पुजारी हड़बड़ाता हुआ पहुंचा। मुखिया जी उठिए। मुखिया चौंकता हुआ नींद से जागा। क्या हुआ पुजारी जी, इतनी रात में आप? गांव में निशिरमोलो की आवाज गूंज रही है, सब बहुत डरे हुए हैं। पुजारी जी, ये कैसे हो सकता है? निशिरमोलो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो कई सालों पहले सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो जाग उठे थे। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाग चुके थे और डरे बैठे थे। यह आवाज सभी के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। मेघना, इशिता और अनुज तीनों इस बात से बेखबर राजमहल में घूम रहे थे। ये कैसी आवाज है? हाँ, मैंने भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई सिपाही भारी जूतों के साथ गलियारे में चहलकदमी कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी समय गांव के 2 आदमी संपत और कप्ता जंगल की सरहद पर बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। अरे संपत यार, चल घर चलते हैं, अब बहुत समय हो गया। ओहो, अब तू हार रहा है तो घर चलते हैं। अरे चुपचाप पूरी बाजी खेल, इससे पहले तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ। यह सुनकर कप्ता फिर से उसके साथ पत्ते बांटने लगा। उन दोनों को यह आवाज सुनाई दी। तेज आंधी की हवाओं में उनकी आंखें बहुत मुश्किल से खुल रही थी। उन दोनों ने देखा कि सामने से 4 आदमी अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। संपत और कप्ता इससे पहले कुछ करते, वो चारों आकर उनके सामने रुक गए। हवा का रुख थोड़ा कम हुआ। वो चारों अपनी लाल चमकती आंखों से संपत और कप्ता को घूर रहे थे।
इधर इशिता, मेघना और अनुज को एक दरवाजा खोलने की तेज आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़े। न जाने उस दरवाजे से कौन निकला, जिसको देखकर ये तीनों चौंक पड़े। वही संपत और कप्ता के सामने खड़े वो चारों शख्स जो कि निशूर मोलो थे। उनके कंधों पर रखा ताबूत खुल गया और उसके खुलते ही संपत और कप्ता की चीख पूरे गांव के लोगों ने सुनी, जिसे सुनकर सभी गांव के लोग डर गए। ये किसकी चीख थी जी? निशिर मोलो, ये चीख किसी अनहोनी की संकेत थी। निशिर मोलो आखिर कौन है? क्या है मृत्युंजय अमृत? और क्या संबंध है मेघना का इन सब से? इन सभी सवालों के जवाब